हाय दोस्तों, स्कैरी ब्लॉग का एक नया कहानी में आप सबको स्वागत है। क्या आप लोगों को भी पुराने चीज़ों पे लगाव है, जैसे कि कोई एंटिक कॉइन, पुराने मूर्ति, ऐसे चीज़ों को क्या आप कलेक्ट करके अपने घर पे ले आते हैं, या फिर घर के बच्चे कहीं से भी कुछ उठाकर घर में ले आता है? तो आज का ये कहानी, ये इंसिडेंट आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए, जहाँ एक फैमिली एक ट्रिप पे जाकर एक ऐसा चीज़ घर पे ले आया जो उनके हंसते खेलते परिवार को ही खत्म कर दिया। आज के इस कहानी में कुछ ऐसा पोर्शन है जो आपको विचलित कर सकता है, तो निवेदन है कमजोर दिल वाले और बच्चे इस चीज को मत सुने। तो हेडफोन लगा लीजिए और चलिए एक स्कैरी सफर की तरफ। आज का इस कहानी को भेजा है विशाल ने, जो कि झारखंड में रहता है, और ये इंसिडेंट हुआ था उनके दीदी के साथ, जिनका नाम है प्रेरणा। विशाल के घर से कुछ देर दूर ही प्रेरणा का ससुराल है, जहां रहता था प्रेरणा अपने हस्बैंड और उनके 10 साल के बच्चे के साथ। प्रेरणा के हस्बैंड एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। प्रेरणा था एक हाउस वाइफ। उन लोगों को कोई भी चीज़ का कोई कमी नहीं था, हंसता खेलता एक परिवार था वो। लेकिन ये कहानी शुरू होता है उस टाइम से जब जनता कर्फ्यू खत्म हो रहा था। इस टाइम पे आप लोग भी नोटिस करेंगे, लोग पूरा डेस्पेरेट हो चुका था। 4 महीने घर में कैद रह के कर्फ्यू उठने के बाद ही लोग घर से निकल चुका था, कहीं ना कहीं घूमने जाने के लिए। प्रेरणा और उसका हस्बैंड सोचा बच्चे का स्कूल भी बंद है, काम का भी कुछ प्रेशर नहीं था तब, तो आराम से एक छोटा सा ट्रिप हम लोग भी कर सकते हैं, जिससे कि मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाए और थोड़ा सा घर से भी निकल पाएंगे कुछ दिनों के लिए। तब वो लोग आसाम जाने का प्लान किया, क्योंकि वहाँ प्रेरणा का हस्बैंड का एक कलीग रहता था, जो वहाँ उन लोगों को ठीक से गाइड कर सकता है, क्योंकि तब बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था ट्रैवल करने के लिए। जैसा सोचना वैसा ही किया प्लान। वो लोग चल गया आसाम कुछ दिनों के लिए। अब आसाम पहुँचने के बाद पहले दिन तो वो लोग रेस्ट किया। एक तो जर्नी के दौरान वो लोग थक चुका था, ऊपर से चेकिंग भी था उस दिन बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट दिन उन लोगों का प्लान था साइट सीन करने के लिए, जो कि था कुछ टी गार्डन्स। जब वो लोग गार्डन से घूम के गाड़ी के तरफ बढ़ रहा था, तब अचानक से उसका बच्चे को टॉयलेट लगा। अब उस जगह पे कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियों के अलावा। तब उसके पापा ने बोला झाड़ियों में जाके तुम टॉयलेट कर लो, और वो बच्चा चला भी गया। टॉयलेट करके जब वो मम्मी के पास पानी मांग रहा था हाथ धोने के लिए, तब उसके मम्मी ने नोटिस किया उसके पॉकेट थोड़ा फूला हुआ है। मम्मी ने पूछा पॉकेट में क्या है, तो वो बच्चा पॉकेट से एक पत्थर का मूर्ति निकाल के दिखाया, जो देखने में था किसी लड़की के तरह, लेकिन उसका शकल नहीं था उसमें। एक काला खिसा हुआ पुराना सा मूर्ति था वो। जब प्रेरणा उस मूर्ति को देखा तो तुरंत उसे फेंकने के लिए कहा, लेकिन वो बच्चा तब मान ही नहीं रहा था। जब प्रेरणा ने उसे जोर जबरदस्ती करना शुरू किया तो बच्चा रोने लगा। ये देखकर उसके पापा ने कहा छोड़ दो, अभी वो कुछ देर उससे खेलेगा, फिर खुद ही बोर होके उसे फेंक देगा। तब प्रेरणा इस चीज़ को लेके और कुछ नहीं बोला बच्चे को। वो लोग चलने लगा था गाड़ी के तरफ। पूरा साइट सीन जब कंप्लीट हुआ उन लोगों का, वो लोग पहुंचा तब होटल में। तब दोपहर हो चुका था। जब वो लोग होटल में वापस आया तब सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात को अचानक बच्चे को हुआ बहुत ही ज़्यादा बुखार। अब आप लोग सोचिए, मैं जिस टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, इस टाइम बुखार का मतलब ही है सब कोई आपको शक की नज़र से देखेगा, और तब कोविड भी पूरी तरह से नहीं गया था। प्रेरणा और उसके हस्बैंड सोचने लगा हम लोग यहाँ आकर गलती कर दिए। सब कोई तब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। प्रेरणा के हस्बैंड चुपके से उसके आसाम वाले कलीग को फ़ोन किया और उसे ये पूरा इंसिडेंट बताया। उन्होंने तुरंत रात को ही एक डॉक्टर को होटल में लेके पहुंचा।
और उस बच्चे का नोजल सैंपल लेकर कुछ दवाई देकर तुरंत वहां से निकल गया। सुबह जब टेस्ट किया गया तब रिपोर्ट नेगेटिव था। डॉक्टर ने बोला ये वेदर चेंज के कारण हुआ है। ये बात सुन के प्रेरणा और उसके हस्बैंड को थोड़ा राहत मिला। वो लोग डिसाइड किया आज घूमने का प्लान कैंसिल। वो लोग रेस्ट करेगा होटल में ही, क्योंकि बच्चे का तबीयत तब भी ठीक नहीं था। बुखार तब ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन बुखार था। वो लोग सोचा अगर कल तक बुखार ना उतरे तो वो लोग कल ही निकल जाएगा घर के लिए। इसके बाद जो घटा वो था बहुत ही क्रीपी। ठीक दोपहर को 1 बजे प्रेरणा जब बाथरूम में नहा रहा था तब उसके हस्बैंड गया था रिसेप्शन में लंच ऑर्डर करने के लिए। तब प्रेरणा को बाथरूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगा जो कि रूम में से आ रहा था, और ये था किसी लड़की की आवाज़। प्रेरणा जब तक बाथरूम में था तब तक ये आवाज़ वो सुन रहा था, लेकिन जब वो नहाकर बाथरूम का गेट का लॉक को खोला तो वो आवाज़ अचानक से बंद हो गया। प्रेरणा जब बाथरूम से निकल के देखा तो उसका बच्चा तब बेड पे बैठा हुआ था, दीवार की तरफ मुंह करके आगे पीछे हिल रहा था। प्रेरणा ने तब उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा तबीयत थोड़ा ठीक हुआ होगा इसीलिए उठ के बैठा है। वो सीधे जाके शीशे की तरफ अपने बाल बनाने लगा और कॉन्टिन्यूअसली बात कर रहा था उसके बेटे के साथ। तब उसे नोटिस हुआ एक चीज़ कि वो बात तो कर रहा था उसके बेटे के साथ, लेकिन उसका बेटा तब उसे एक भी रिप्लाई नहीं किया। वो चुपचाप बैठ के तब धूल रहा था। प्रेरणा को ये बहुत ही अजीब लगा। वो जब उसके पास आया तो देखा वो बच्चा उस मूर्ति को पकड़ के बैठा हुआ है। प्रेरणा इस चीज़ को देखकर फिर से गुस्सा हो गया, बोलने लगा तुम इस मूर्ति को यहाँ तक लेके आए हो, अभी जाओ इसे फेंक दो। बस इतना सुन के ही वो बच्चा कुछ रिप्लाई ना करके अचानक से बिस्तर पे सो गया उस मूर्ति को लेकर। प्रेरणा इससे आगे उसे कुछ कहे तब अचानक से शुरू हो गया उसको कपकपी। बच्चा बिस्तर में सोकर बहुत ही ज़्यादा कांपने लगा। प्रेरणा इस चीज़ से डर गया। प्रेरणा तुरंत उसे जगाने लगा तो उसने देखा पूरा शरीर बुखार में तप रहा है। प्रेरणा तब दौड़ के गया रिसेप्शन की तरफ और उसके हस्बैंड को बुला के लाया तो देखा कपकपी तो बंद हो चुका था, लेकिन बुखार में उसका शरीर तब तप रहा था। वो लोग सोच ही लिया था इस टूर को कैंसिल करने का, लेकिन तब ट्रेन बस इतना भी अवेलेबल नहीं था कि तुरंत ही वो लोग वहाँ से निकल पाए। थोड़ा टाइम लगा उन लोगों को अरेंजमेंट करने में। फिर एक प्राइवेट कार बुक करके वो लोग आसाम से झारखंड आए। कार में भी 2 बार उस बच्चे को कपकपी आया था। किसी तरह से वो लोग बच्चे को लेके घर पहुँचे। बच्चे को घर में रख के प्रेरणा के हस्बैंड गया उसके फैमिली डॉक्टर के पास। उन्होंने जब रिपोर्ट देखा तो उन्होंने मलेरिया का टेस्ट करवाया, क्योंकि मलेरिया में ऐसा कपकपी होता ही रहता है। लेकिन जब उस टेस्ट में भी कुछ नहीं मिला, दवाई खाकर भी बच्चे का बुखार कम नहीं हो रहा था, तब उस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन वहाँ भी डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे चलते चलते पूरा 1 हफ्ता बीत गया और एक दिन सुबह अचानक बच्चे का बुखार उतर गया। रातों रात उसका तबीयत ठीक हो गया, जैसे कि कोई चमत्कार हुआ हो। घर वालों को भी ये चीज़ थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन बच्चे का ठीक होना ये खुशी पूरा इस चीज़ को दबा दिया। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था उस फैमिली में। सब कोई अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा था। लेकिन तभी एक दिन घर में जो दीदी काम करता था वो घर झाड़ते वक्त टेबल के नीचे से निकाला उस पुराने मूर्ति को। जब प्रेरणा ने देखा उस चीज़ को तब वो उसे उठा के रख दिया एक जगह पे, क्योंकि बच्चा तब स्कूल गया था। जब वो वापस आया तब उससे पूछा तुम अभी तक इस मूर्ति को रखे हो संभाल कर? अगर रखे ही हो तो इसे थोड़ा सा साफ कर लिया करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। प्रेरणा को तब तक एक चीज़ समझ में आ गया था कि उसके बेटा इस चीज़ को नहीं फेंकेगा, और वो भी नहीं चाहता था वो उसको ज़्यादा प्रेशर करे। कुछ दिन बाद प्रेरणा और उसके बेटा घूमने के लिए गया था अपने मम्मी पापा के पास। तब घर में अकेला था उसका हस्बैंड। अब उनका जो घर है उसमें अटैच कोई बाथरूम नहीं था। रूम से निकल के डाइनिंग प्लेस से होते हुए घर के एंड में मिलेगा आपको बाथरूम। अब एक दिन नेहा का हस्बैंड रात को टॉयलेट जाने के लिए उठा। बाहर डाइनिंग प्लेस में पहुंचते ही जब वो लाइट को जलाया
तब चारों ओर रोशनी हो गया, लेकिन बाथरूम के बाहर था एक घना अंधेरा। ये चीज कुछ ऐसा था कि घर का हर कोना पे लाइट, लेकिन बाथरूम के दरवाजे के बाहर धुआं जैसा एक काला अंधेरा, जिस धुएं को लाइट भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तब अचानक से वहाँ का टेम्परेचर गिरने लगा, जबकि सितंबर के महीने में उतना ज़्यादा ठंडी नहीं होता है। धीरे धीरे उनका शरीर और ज़्यादा भारी होने लगा। तब उन्हें कपकपी देके ठंड लग रहा था। उन्होंने तब घर से बाहर निकलने का कोशिश किया, लेकिन दरवाज़ा लॉक करके जहाँ चाबी रखा जाता था वहाँ तब चाबी नहीं मिला। उन्होंने ढूंढने लगा चाबी को चारों ओर। तब अचानक से उन्होंने देखा वो काला अंधेरा रोशनी को चीरते हुए हवा में फ्लोट करते करते धीरे धीरे उनके तरफ आ रहा है। उन्हें पता था कि वो दरवाजे को लॉक करके चाबी को यहीं रखा था, लेकिन तब वहाँ उन्हें चाबी नहीं मिला। वो तब भी ढूंढने लगा चाबी को और देख रहा था उस चीज़ को। वो चीज़ जितना उनके तरफ धीरे धीरे आ रहा है उतना ही वो क्लियर भी हो रहा था, जिसमें बन रहा था एक शेप, एक लड़की के बॉडी की तरह, जिसका था बहुत ही लंबा बाल पूरे घुटनों तक और हाइट था 2 इंसानों के बराबर। जब वो चीज़ एकदम उनके सामने आके पहुंचा तब वो वहीं पे ज़मीन पे गिर गया। डर के कारण वहीं उन्हें आया था मैसिव स्ट्रोक। अगले दिन सुबह जब काम करने वाला दीदी उनके घर पे आया तो देखा उनका घर अंदर से बंद है। उन्होंने काफ़ी देर तक बुलाया, जबकि घर में अंदर से ताला लगा हुआ था, तो उन्होंने तब वहाँ से चला गया। 1 घंटा बाद जब वो दीदी फिर से वहाँ पे आया तब भी दरवाज़ा अंदर से बंद था और बुलाने से भी कोई आवाज़ नहीं दिया। उनको तब शक होने लगा। पहले तो उन्होंने प्रेरणा को फ़ोन करके सारा कुछ बताया, फिर पड़ोसी को बोलकर पुलिस बुलाकर तुरंत ही उस दरवाजे को खोला गया। दरवाज़ा खुलते ही एकदम दरवाजे के सामने पड़ा हुआ था प्रेरणा का हस्बैंड। तब भी उनका सांसें चल रहा था। जल्दी से उन्हें तब हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। प्रेरणा पहुंचा सीधे हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कहा पेशेंट सर्वाइव तो कर गया है, लेकिन उनका लेफ्ट साइड पूरी तरह से पैरालिसिस हो चुका है। इसके चलते उनका जो जॉब था वो भी चला गया। फाइनेंशियल कंडीशन तब बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था उन लोगों का। शुरू हुआ उन लोगों का तब एक डाउनफॉल। उन लोगों का जो बेटा था वो पढ़ाई में था बहुत ही ज़्यादा होशियार, क्लास का टॉपर था वो। उसका तब पढ़ाई से मन उठ चुका था। जो बच्चा 1 साल पहले क्लास का टॉपर हुआ करता था वही उस साल क्लास 7 में फेल हो गया। एक हंसता खेलता फैमिली पूरी तरह से तब बर्बाद हो चुका था। इस टाइम प्रेरणा को फील होने लगा उन लोगों के साथ यहाँ पे और भी कोई है। कभी कभी अचानक से रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता था, लेकिन वो लोग ना तो कोई चीज़ को देख पा रहा था और ना तो कोई तांडव मचा रहा था उन लोगों के घर में। प्रेरणा के पास इन सब चीज़ों का कोई जवाब नहीं था। वो समझ ही नहीं पाया कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। तब प्रेरणा के भाई विशाल को इस चीज़ में थोड़ा शक होने लगा। विशाल का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है कुणाल, जिसका दादाजी था तारा माँ का बहुत ही बड़ा एक साधक। उस फ्रेंड ने विशाल को जीजा जी से बात करने के लिए एक बार कहा। तब तक प्रेरणा का हस्बैंड उस रात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, और जबकि तब उनका एक साइड पैरालिसिस हो चुका था तो उनका बातें भी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था कि कोई समझ पाए। जब विशाल ने जीजा जी से उस रात के बारे में बात करने का कोशिश किया तो पहले तो जीजा जी ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया, लेकिन जब विशाल ने बोला ये चीज़ उसे थोड़ा अजीब लगा तब उसके जीजा जी ने उसे उस रात के बारे में सब कुछ बताया। समझने में थोड़ा परेशानी हुआ था, लेकिन विशाल सब कुछ समझ चुका था। विशाल ने सब कुछ कुणाल को जाके बताया। तब वो लोग समझ चुका था यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कुणाल का दादाजी एक बहुत ही बड़ा साधक था, तो उसे इन सारे चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। तब कुणाल ने उसका दादाजी का एक शिष्य था, उनसे इस बारे में हेल्प लेना सबसे अच्छा समझा। कुछ दिन बाद कुणाल ने विशाल को फ़ोन करके बताया वो एक पंडित जी को लेकर उसके दीदी के घर में जाना चाहता है। पंडित जी जब तक उस घर को नहीं देखेगा तब तक हम लोग कंफर्म नहीं हो सकता कि वहाँ पे आखिर चल क्या रहा है।
अगले दिन सुबह ही कुणाल ने पंडित जी को प्रेरणा के घर में लेके आया। पंडित जी घर में पाँव रखते ही थोड़ा सा रुक गया। कुछ देर अपने गले के माला को निकालकर जप करने के बाद उन्होंने इस घर में कदम रखा। इस चीज को वहां मौजूद तीनों लोग देख रहा था। उन्होंने जब घर में प्रवेश किया तो उनका पहला नजर गया उस बाथरूम की तरफ। कुछ देर वहां देखकर उन्होंने सीधा प्रेरणा के हस्बैंड जो कि घर में सो रहा था उनके पास चला गया। पंडित जी कुछ ना छुपाते हुए उन लोगों को साफ बता दिया यहाँ एक पावरफुल एंटिटी है और इसे भेजा गया है, लेकिन आप लोगों के पास नहीं, किसी और के पास इसे भेजा गया था, लेकिन ये गलती से यहाँ फंस चुका है। प्रेरणा के हस्बैंड को कहा आपके ऊपर जो अटैक हुआ था ये उसने जानबूझ के नहीं किया, वो सिर्फ उसका मौजूदगी आपको महसूस कराना चाहता था। आपको मैं कुछ गाइडलाइन दे रहा हूँ, इसको मानकर चलो तो आप बहुत ही जल्दी स्वस्थ होकर रिकवरी कर जाओगे और सबसे अच्छा होगा अगर आप लोग 3 महीनों के लिए इस घर से दूर रह सको तो। मैं यहाँ पे एक क्रिया करूँगा हर अमावस के दिन पूरे 3 महीनों तक, तब तक आप लोग इस घर में कदम भी मत रखना। उनका ये बात सुनकर प्रेरणा बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वो और एक पल भी यहाँ पे रुकना नहीं चाहता था। पंडित जी जाते ही वो अपने माँ को फ़ोन करके सारा कुछ बताया। विशाल और कुणाल ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया उन लोगों को पैकिंग के लिए। उसके बाद प्रेरणा अपने हस्बैंड और बच्चे को लेकर विशाल के घर में चला गया। अब यहाँ पे हो गया एक बहुत ही बड़ा कांड। जिस दिन प्रेरणा घर छोड़ के आया था उसके ठीक 17 दिन बाद ही था पहला अमावस। ऐसे यूजुअली उस दिन पंडित जी सुबह पहुंच गया घर में, तब घर में कोई भी नहीं था। पूजा का सामान समेट के उन्होंने बहुत ही आसानी से कुछ परेशानी के बिना सक्सेसफुली उन्होंने उस दिन अपना पहला क्रिया कर लिया। क्रिया खत्म होते ही उन्होंने फ़ोन करके सबको इस बारे में बता दिया था और ये भी बता दिया नेक्स्ट अमावस को वो फिर से आएगा। तब तक कुछ भी हो जाए इस घर में कदम भी नहीं रखना कोई। तब सबको थोड़ा सा राहत मिला क्योंकि इन सब क्रियाओं को करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, लेकिन यहाँ बहुत ही आसानी से सब कुछ हो गया था। इन लोगों को तब एक उम्मीद का किरण नजर आने लगा। लेकिन अगले दिन सुबह कुणाल का फोन आता है विशाल के फोन में। कल रात पंडित जी का देहांत हो गया। सुबह जब घर वालों ने उन्हें देखा तो वो नींद में ही हार्ट फेल किया था। ये खबर आते ही सब कोई फिर से टूट चुका। सब कोई फिर से वहीं पहुंच गया था जहां से ये सब शुरू हुआ। उन लोगों को तब उस घर में दोबारा जाने से ही डर लगने लगा। इस तरह से बीत गया 1 महीना। अब इस टाइम में हुआ एक चमत्कार। पंडित जी ने जो गाइडलाइन दिया था उन लोगों को फॉलो करने के लिए, उसके चलते प्रेरणा का हस्बैंड का तबीयत थोड़ा थोड़ा करके बेटर होने लगा था। 1 महीने के अंदर उनका फेशियल पैरालिसिस पूरी तरह से ठीक हो गया। उनका आवाज़ भी तब साफ आ रहा था। धीरे धीरे वो उठने लगा, हाथ पाँव को हिला पा रहा था। 4 महीने के अंदर वो स्टिक लेकर आराम से चलना शुरू कर दिया। 80% नॉर्मल हो चुका था तब वो। डॉक्टर भी हैरान हो गया इस चीज़ को देखकर। उनका तबीयत तब धीरे धीरे बेहतर हो रहा था, लेकिन उन लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बच्चे का पढ़ाई तब भी जैसे का वैसा ही, उसमें कोई भी बदलाव तब नहीं आया। प्रेरणा अपने माँ के घर में पूरा 6 महीने तक रुका। तब तक उनका हस्बैंड काफ़ी हद तक रिकवरी कर चुका था। अब उन लोगों ने सोचा वो कितना दिन घर छोड़ के बाहर रहेंगे। घर तो उन लोगों को एक दिन जाना ही पड़ेगा और ऐसे घर को बंद करके रखने से घर खराब भी हो जाएगा। जब इतना कुछ ठीक हो चुका है तब घर में भी शायद सब कुछ ठीक ही हो गया होगा। ये सोचकर वो लोग फिर से चला गया उस घर में। जब वो लोग घर को आकर खोला तो दीवार में पूरा फंगस लग चुका था, जबकि ये घर एकदम नया बनाया गया था कुछ साल पहले ही। ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए उन लोगों ने फिर से इस घर को पेंट किया और एक पूजा करके इस घर में रहना शुरू कर दिया। प्रेरणा का हस्बैंड धीरे धीरे एकदम पहले की तरह हो गया। वो तब एक जॉब के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा था, लेकिन अच्छा कुछ भी जब उन्हें तब मिल नहीं रहा था। छोटा मोटा काम करके किसी तरह से परिवार को वो तब चला रहा था। उन लोगों का लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गया था इस टाइम। बेटे का पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था।
टाइम खराब चलना आखिर क्या होता है, इन लोगों को तब धीरे धीरे पता चल रहा था। लेकिन तब घर में किसी और का होने का फील एकदम खत्म हो चुका था। ना तो तब वहाँ पे कोई डर था, ना तो अजीब सा कोई एहसास उन लोगों को तब हो रहा था। ये सारा कुछ तब एकदम खत्म हो चुका था। ऐसे चलते चलते ही एक दिन पता चला प्रेरणा प्रेग्नेंट है। इतना खराब टाइम में भी ये एक चीज़ था जो उन्हें थोड़ा सा खुशी ला कर दिया। तब फिर से घर में एक पूजा कराया गया, नॉर्मल सा एक पूजा, मन के शांति के लिए, और सब कुछ सही भी था। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुआ तब जब प्रेरणा का चल रहा था 5 मंथ प्रेगनेंसी। प्रेरणा और उसके हस्बैंड नीचे एक कमरे में रहता है और फर्स्ट फ्लोर में उनका बेटा अकेले सोता था। एक दिन रात को प्रेरणा जब रात को सो रहा था तो उसे अचानक से अपने थाई के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अनुभव होने लगा। उसे महसूस हो रहा था उसके पेट से कोई साड़ी को धीरे धीरे करके हटा रहा है। वो जब अपने आंखों को खोलकर देखा तो उसके ऊपर एक लड़की बैठा हुआ था। उसके शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं था, बाल था बहुत ही लंबा जो फेस को पूरी तरह से कवर करके रखा था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो कोशिश कर रहा था चिल्लाने का, लेकिन तब उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकला। ना तो वो अपने बगल में सो रहा हस्बैंड को बुला पा रहा था, ना तो वो चिल्ला पा रहा था। उसका हाथ तब एकदम फ्रीज हो चुका था। तभी अचानक से उसने देखा बाल के अंदर से एक बड़ा सा जीप निकल कर बाहर आया जो धीरे धीरे करके झुक रहा था उसके पेट की तरफ, और कुछ देर बाद वही जीप चाटने लगा उसके पेट को पूरी तरह से। ये देखकर ही वो हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़ना शुरू कर दिया। मन ही मन जब वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, कुछ देर के अंदर ही धीरे धीरे वो चीज़ उसके पेट के ऊपर से जैसे मिट गया हवा में। उसके ऊपर जो भारीपन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। वो तब हल्का महसूस कर रहा था। वो चिल्लाते हुए उठ के बैठ गया। उसके चिल्लाने का आवाज़ इतना ज़्यादा था कि फर्स्ट फ्लोर में सोया हुआ उसका बेटा भी तब नीचे आ चुका था। वो उठ के उसके हस्बैंड को उस चीज़ के बारे में बताया। तब उनका हस्बैंड जल्दी से गंगा जल लाके पूरे घर में चारी ओर छिटाना शुरू किया। पूरी रात उस दिन प्रेरणा डर के मारे सो नहीं पाया। उनके हस्बैंड ने कहा कल सुबह होते ही मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। सुबह वो लोग जब डॉक्टर के पास पहुंचा, उनका सब कुछ टेस्ट हुआ, तब बच्चा एकदम स्वस्थ था। उन लोगों को ये सुन के थोड़ा सा राहत मिला। लेकिन इसके बाद जो हुआ ये सुन के आपको भी थोड़ा घिन आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कम से कम आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँ, क्योंकि ये जो चीज़ था वो इस पूरे इंसिडेंट का सबसे दर्दनाक घटना है। ठीक इसके 5 दिन बाद रात को प्रेरणा वॉशरूम जाने के लिए अपने हस्बैंड को बुला रहा था। उस इंसिडेंट के बाद से ही प्रेरणा रात को कभी भी अकेले उठता ही नहीं था। उस दिन भी अपने हस्बैंड को बुलाया। उनका हस्बैंड उठकर लाइट जला के प्रेरणा को वॉशरूम लेके गया, फिर घर में ले आके सुला भी दिया था। ठीक इसके कुछ देर बाद ही अचानक प्रेरणा को बहुत ही ज़्यादा पेट दर्द होने लगा। इतना ज़्यादा दर्द तब उसे हो रहा था कि वो अपने बगल में सोया हुआ हस्बैंड को जब बुलाने के लिए अचानक से हाथ को थोड़ा उठाया, तब उसने देखा उसके हाथ को कोई पकड़ के बिस्तर में पूरी तरह से बांध दिया था। वो चाहकर भी तब अपने हाथ और पाँव को हिला नहीं पा रहा था। उनके मुंह को एक ठंडा सा हाथ दबा के रखा था, जैसे कि आवाज़ बाहर ना निकल पाए। दर्द में तब प्रेरणा के आंखों से सिर्फ पानी निकल रहा था। धीरे धीरे उसके सामने एक आकार बनना शुरू हुआ। प्रेरणा ने देखा उस लड़की को जो उस दिन उसके पेट चाट रहा था। ये देखते ही हाथ, पाँव और मुंह दबा होने के कारण बॉडी में एक इंटरनली फोर्स क्रिएट होने लगा, और इसके चलते वहाँ पे उसका मिसकैरेज हो गया। पूरा बिस्तर तब ब्लड से भीग चुका था, और वो काला आकार तब उस पेट पे पड़ा हुआ ब्लड को धीरे धीरे करके चाट रहा था। इस चीज़ को देखते ही प्रेरणा वहाँ पे बेहोश हो गई। इससे ज़्यादा यहाँ पे और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा घिनौना चीज़ वहाँ पे हुआ था। उतना डिटेल अगर यहाँ पे दिया जाएगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी हो जाएगा। प्रेरणा के हस्बैंड सुबह जब 4 बजे वॉशरूम जाने के लिए उठा, तब वो प्रेरणा को इस हालत में देख के
तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया गया। विशाल भी तुरंत उनके घर में पहुंचा। डॉक्टर ने बताया मिसकैरेज हुआ है, लेकिन इस तरह से होना बहुत ही ज़्यादा अजीब था, जबकि 5 दिन पहले ही बेबी पूरी तरह से हेल्दी था। विशाल ने फिर से फ़ोन किया अपने दोस्त कुणाल को और उसे इस चीज़ के बारे में बताया। अब जबकि कुणाल के दादाजी एक बहुत बड़ा साधक थे, तो इन लोगों के पास एक पावर होता है इन चीज़ों को समझ पाने का कि ये एक पैरानॉर्मल चीज़ है क्या कोई मेडिकल प्रॉब्लम। लेकिन कुणाल को तब ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं लगा। वो तुरंत विशाल को लेकर उनके दादाजी का सबसे बड़ा जो शिष्य था उनके पास जाने का प्लान बनाया। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कुणाल ने उनके बारे में सिर्फ दादाजी के मुंह से सुना था, ना तो उनसे कभी मिला था, ना तो उन्हें वो पहचानता है। सिर्फ दादाजी एक जगह का नाम बोलता था जहाँ पे वो साधना करता था। सिर्फ इतना सा क्लू लेकर विशाल और कुणाल निकल पड़ा उन्हें ढूंढने के लिए। अब उस जगह का नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन वहाँ तारा माँ का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है जहाँ बड़ा बड़ा तांत्रिक और साधक साधना करता है। पूरा एक दिन लग गया उन्हें वहाँ पहुँचने में। इस जगह पे कुणाल बचपन में भी अपने दादाजी के साथ आता था, लेकिन उनके मरने के बाद वो और कभी भी यहाँ पे नहीं आया था। 17-18 साल के बाद जब वो उस जगह पे पहुँचा तब वहाँ का माहौल एकदम बदल चुका था। कुणाल को तब पता ही नहीं था कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। टाइम लगा बहुत, लेकिन लोगों से हेल्प लेकर वो लोग आखिर पहुँच गया उस मंदिर के पास। वहाँ एक विशाल सा शमशान है जहाँ तांत्रिक साधना करता है। वहाँ जाकर जब उन लोगों ने छानबीन किया तब पता चला कुणाल के दादाजी का वहाँ कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट है। हर एक तांत्रिक उनको गुरु की तरह मानता है। वहाँ के लोगों ने कुणाल और विशाल को बहुत खातिरदारी किया। जब उन लोगों ने दादाजी का उस शिष्य के बारे में पूछा तो पता चला वो यहाँ पे और नहीं आता है। कहाँ है इस बारे में भी किसी को कोई आइडिया नहीं है, और कोई कोई तो ये भी बोल रहा था कि वो अभी ये सब काम छोड़ चुका है। लेकिन उनका एक शिष्य है जो यहीं रहता है, शायद उनको पता होगा कि गुरुजी अब कहाँ है। तब उन लोगों ने अपने पैसों से इन लोगों को गाड़ी बुक कर कर इन दोनों को भेजा उनके पास। जब उनके आश्रम में विशाल और कुणाल पहुंचा, उनसे बातें किया, कुणाल सारा प्रॉब्लम बताया, तब उन्होंने बोला गुरुजी अभी ये सब काम करना एकदम बंद कर दिया है। वो अभी एकांत में सिर्फ साधना करता है। लेकिन मैं तुम लोगों का ये प्रॉब्लम लेके गुरुजी के पास जाऊंगा, मगर मुझे एक दिन का टाइम चाहिए। तुम लोग एक दिन आराम से आश्रम में रुक जाओ, कल सुबह होते ही मैं गुरुजी के पास निकल जाऊंगा। तब विशाल और कुणाल उस दिन वहाँ पे ही रुक गया, और तब रात भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। आश्रम के लोगों ने उन लोगों का बहुत खातिरदारी किया। उस दिन कुणाल को भी पता चला उनके दादाजी का असली पावर क्या था। नेक्स्ट दिन सुबह जब कुणाल और विशाल सो के उठा तब आश्रम का गुरुजी निकल चुका था खुद उनको लाने के लिए। इसके ठीक 3-4 घंटा बाद जब विशाल और कुणाल खाना खा रहा था तब कुणाल जिसे ढूंढने इतना दूर आया था वो आश्रम में पहुंचा। कुणाल तो उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन गुरुजी ने कुणाल को देखते ही पहचान गया। जब वो लोग एक साथ बैठा तो कुछ देर तक गुरुजी कुणाल के साथ उसके दादाजी के बारे में बात करते करते इमोशनल हो गया। लेकिन जब मेन टॉपिक पे पहुंचा तब उन्होंने बिना कुछ सुने ही बोल दिया, मैं विशाल के फैमिली को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मैं कब जाऊंगा इस बारे में पहले से नहीं बता सकता। मैं अचानक से एक दिन वहाँ पे पहुँचूंगा और उस दिन ही वहाँ पे काम होगा। अगर तुम लोग राजी हो तो मेरे शिष्य के पास अपना फ़ोन नंबर देके जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। इस दिन उसके बाद शाम को विशाल और कुणाल घर के लिए निकल पड़ा। ठीक इसके 10 दिन बाद दोपहर को 2:30 बजे गुरुजी के शिष्य ने फ़ोन किया कुणाल के फ़ोन पे, गुरुजी आ रहा है। कुणाल और विशाल तुरंत सब कुछ काम छोड़ के उन्हें रिसीव करने के लिए चला गया। जब गुरुजी प्रेरणा के घर में प्रवेश किया तो पहले तो उन्होंने घर के बाहर से थोड़ा सा मिट्टी उठाकर उसे सूंघने लगा। फिर कुछ देर बाद उन्होंने घर में प्रवेश किया। घर में पहुंचते ही गुरुजी प्रेरणा को बुलाया। तब प्रेरणा का मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं था। गुरुजी ने पूछा, बेटी तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हुआ था?
प्रेरणा ने बोला, नहीं। तुम्हारे घर में ऐसा कुछ हुआ था जिसमें बहुत सारा लोग तुम्हारे घर में आए थे? प्रेरणा ने कहा, नहीं, घर में ये सब कुछ चलते कोई भी मेरे घर में नहीं आता है, सिवाय मेरे मम्मी पापा भाई और कुणाल के। तब गुरुजी ने बोला, ठीक से याद करो, तुम लोगों को कोई कुछ गिफ्ट दिया था? वो कुछ भी हो सकता है। प्रेरणा ने फिर से बोला, नहीं। गुरुजी ने बोला, ऐसा कोई चीज़ जिसे तुम लोगों ने खरीदा तो नहीं है, उसे तुम लोगों को कोई दिया है या फिर तुम लोग उसे लाए हो? सब कोई सोचने पे लग गया, क्या हो सकता है, कौन सा चीज़ हो सकता है। बहुत देर सोचने के बाद लेकिन किसी को भी तब कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तब अचानक से प्रेरणा के बेटा ने बोला, मैं एक चीज़ लाया था जब हम लोग आसाम घूमने गए थे। गुरुजी ने पूछा, क्या है वो? बच्चे ने बोला, एक पत्थर का मूर्ति। गुरुजी ने कहा, उसे लेकर आओ। बच्चे ने तुरंत फर्स्ट फ्लोर में अपने रूम पे गया और अपने स्टडी टेबल के ऊपर से उस मूर्ति को उठाकर नीचे लेके आया। गुरुजी ने दूर से देखते ही बोल दिया, हाँ, मैं इस चीज़ को ही ढूंढ रहा था। तुरंत गुरुजी ने पेन और पेपर मांगा, उसमें कुछ चीज़ों का नाम लिखकर कुणाल को पकड़ा दिया। बोला, इस चीज़ को जल्दी से बाजार से लेके आओ। जब सारा सामान उनके पास पहुंचा तब उन्होंने सबको घर से निकाल दिया और बोला, जब तक मैं ना दरवाज़ा खोलूं कोई भी अंदर नहीं आएगा। कितना भी कोई अंदर से पुकारे, रोए, यहाँ तक कि अगर मैं भी पुकारूं तब भी दरवाज़ा खोल के कोई भी अंदर मत आना। सब कोई तब बाहर चला गया। 1.5 घंटा लगा, तब जाके गुरुजी ने दरवाज़ा खोल के सबको अंदर बुलाया। इस पूरे टाइम में ना तो कोई आवाज़ हुआ था, ना तो कोई पुकारा था उन लोगों को। घर में गुरुजी सब लोगों को बुलाया और बोला, तुम लोगों को पता ही नहीं है तुम लोग अपने साथ कौन सा चीज़ लेके आए थे। इस मूर्ति के अंदर 200 साल पुराना एक बहुत ही शक्तिशाली पिशाच को तंत्र के जरिए कैद करके पेड़ के नीचे दफना के रखा गया था। इसके तांडव से बहुत साल पहले एक पूरा गांव तबाह हो चुका था। तब इसे कुछ तांत्रिकों ने मूर्ति में कैद करके एक पेड़ के नीचे दफना दिया था। अब ये ऊपर कैसे आया ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जब इसे उठा के यहाँ लाया गया था तब वो पिशाच फिर से आज़ाद हो गया। अगर वो चाहता तो तुम लोगों को कब का ख़त्म कर चुका होता, लेकिन वो तुम लोगों का नुकसान नहीं चाहता था। वो सिर्फ अपने मौजूदगी को एहसास करवा रहा था, क्योंकि तुम लोग ही उसे आज़ाद किए थे। लेकिन पिशाच का साया भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तुम लोगों के ऊपर उस साये का ही इफेक्ट आया था। लेकिन मैं इस चीज़ को फिर से मूर्ति में कैद कर दिया हूँ। इसे जाकर गंगा में बहा देना, लेकिन ध्यान रखना अकेले मत जाना और इसे गंगा में फेंकना मत। पानी के स्रोत के साथ इसे धीरे से बहा देना, फिर गंगा में नहा के अपने जीवन जियो। मैं इस घर को चारों ओर से मंत्र से बांध दूंगा, जैसे कोई भी ऐसी शक्ति इस घर में कभी प्रवेश ही ना कर पाए। ये कह के उन्होंने एक डेट और टाइम बताया जब इसे गंगा में विसर्जन करना था, और वो टाइम था ठीक 12 दिन बाद। तब तक इस मूर्ति को एक लाल कपड़ा में बांधकर घर के बाहर रख दिया गया। इस 10 दिन में उन लोगों का घर में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। प्रेरणा का तबीयत भी तब ठीक हो रहा था। बेटे का पढ़ाई में मन लगने लगा। वो फिर से अपने आप बुक लेकर बैठना शुरू कर दिया। सब कुछ तब अच्छा चल रहा था। 12 दिन बाद विशाल और उसका जीजा उस पर्टिकुलर टाइम में गंगा पहुंचे। उन लोगों ने उस चीज़ को उस पर्टिकुलर टाइम में गंगा में डाल दिया, लेकिन इसमें वो लोग कर दिया था एक छोटा सा गलती। उस पर्टिकुलर टाइम में गंगा का पानी बहुत ही ज़्यादा कम था, तो उन लोगों को कीचड़ में बहुत दूर जाना पड़ा उस मूर्ति को पानी में फेंकने के लिए। लेकिन पानी इतना ज़्यादा दूर था तो वो लोग उसे फंसा नहीं पाए, उसे पानी में फेंक दिया, और ये चीज़ उन लोगों के तब दिमाग से ही निकल गया था। फिर नहाने के लिए वो लोग कुछ देर वेट किया। जब जुआर आया तब वो लोग गंगा में नहा के घर में प्रवेश किया। 1 महीना एकदम इन लोगों का सब कुछ ठीक से चल रहा था। यहाँ तक कि प्रेरणा का हस्बैंड जिस मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, उन्हें वहाँ से फिर से बुलाया गया। उन लोगों का लाइफ पहले जैसा होना शुरू हो गया था। तब
एक दिन अचानक सुबह प्रेरणा जब मंजन करते करते गेट का मेन दरवाजे को खोलकर रास्ते के तरफ जाने लगा, तब वो देखा रास्ते के बाहर वो मूर्ति रखा हुआ है। इस चीज को देखकर प्रेरणा एकदम घबरा गया। तुरंत उसने उसके हस्बैंड को बुलाकर दिखाने लगा उस मूर्ति को। वो भी देख के हैरान हो गया, कैसे ये चीज फिर से यहाँ पहुंच गया, जबकि वो लोग इसे बहुत दूर फेंका था जहां से इसे पानी के साथ बह जाना चाहिए। तुरंत विशाल को फोन करके इस बारे में बताया। वो गुरुजी के शिष्य को फिर से इस बारे में फोन करके बताया। उन्होंने एक दिन का टाइम मांगा उनसे, लेकिन उस मूर्ति को छूने के लिए मना किया। उसके अगले दिन गुरुजी का शिष्य और कुणाल प्रेरणा के घर में आया। उन्होंने पूछा वो क्या मूर्ति को फेंका था, तब उन्होंने बोला हाँ, जबकि उन्हें इस चीज को फंसाने के लिए बोला गया था और फेंकने से उसका अपमान करना हुआ, तो वो अब इस चीज का बदला लेने के लिए आया है। गुरुजी ने उसके शिष्य को सब कुछ समझा के भेजा था। वो उस मूर्ति को फिर से लाल कपड़ों में बांधा और कुछ मंत्र के साथ उसे रस्सियों से पूरा बांध दिया था। लेकिन अब इस चीज को जहां से लाया गया था वहां पे ही जाके दफनाना पड़ेगा, और इस काम को अच्छे से करने के लिए कुणाल को साथ ले जाने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों के ऊपर तब और भरोसा नहीं था गुरुजी का। उन्हें कुछ मंत्र दिया गया जिसका जाप करते करते उन लोगों को जाना पड़ेगा और इस काम में लेट नहीं होना चाहिए। उस दिन शाम को विशाल, कुणाल और उनका जीजा एक गाड़ी बुक करता है और निकल पड़ा फिर से आसाम के लिए। रास्ते पे 2 बार उन लोगों का गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ था। जबकि वो लोग उस मंत्र का जाप कर रहे थे तो उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ वहां तक पहुंचने में। स्पॉट में पहुंचने के बाद उस पेड़ को ढूंढा गया। उसके नीचे बनाया गया एक बड़ा सा गड्ढा और उसमें मंत्र के साथ इस मूर्ति को दफना दिया गया। साथ में था कुछ पर्चियां। इसके अंदर क्या लिखा था ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन इसे दफनाने के बाद मानो सबके मन से डर निकल गया। इसके बाद से धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। आज के टाइम में उन लोगों का लाइफ फिर से पहले की तरह हो चुका है, लेकिन वो भयानक 3 साल उन लोगों का कैसे कैसे बीता ये सिर्फ उन लोगों को ही पता है। अगर आप लोग भी ऐसा ही कुछ चीज़ कहीं से भी उठा के घर में ले आते हो तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि क्या पता आपके साथ कोई और भी आपके घर में आ जाए। तो यही था आज का कहानी। ये इंसिडेंट बहुत ही लंबे टाइम तक चला था, इसीलिए कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग नहीं बताए। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ इंसिडेंट कभी हुआ है तो आप उस चीज़ के बारे में हमें बता सकते हैं। मेल कर सकते हैं हमें हमारे आईडी पे, जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम भी सुनना चाहते हैं आपके इंसिडेंट को और सुनाने चाहते हैं सबको। आज के लिए इतना ही। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कहाँ से सुन रहे थे आप इस कहानी को, और ऐसे रियल कहानी से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।